स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजकीय महाविद्यालय नीम का थाना के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज की ये क्लास कुछ खास होने जा रही है, क्योंकि हम परीक्षा की दृष्टि से भी और साहित्य को समझने की दृष्टि से भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और हिंदी साहित्य के जो उत्तर मध्यकाल है अर्थात रीति काल है उसके प्रति अपनी समझ को विकसित करने में सक्षम होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली जो क्लास थी हमने उसमें रीति काल के बैकग्राउंड को देखा था। हमने उन परिस्थितियों का अध्ययन किया था जिससे तत्कालीन रीति साहित्य का निर्माण हुआ था। उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी, सामाजिक परिस्थितियां क्या थी, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियां क्या थी और इन सब का सम्यक प्रभाव वहां के जनमानस पर किस तरह से पड़ा था। चूंकि हम ये जानते हैं कि जिस तरह का समाज होता है उसका सीधा प्रभाव तत्कालीन साहित्य पर पड़ता है, तो समाज की जो दशाएं थी वो कहीं न कहीं उस समय के साहित्य को प्रभावित करती हैं। तो ये हमने जान लिया था। अब हम रीतिकालीन साहित्य का अनुशीलन करेंगे। हम ये देखेंगे कि उसके मूल तत्व क्या है, किस प्रकार का साहित्य रचा गया, कौन कौन उसके रचनाकार थे और किस स्तर का साहित्य, किस क्लास का साहित्य उन रचनाकारों ने सृजन किया। तो समस्त रीतिकालीन साहित्य को अध्ययन की सुविधा के लिए हमने 3 मोटे भागों में बांट दिया। रीतिकालीन साहित्य का विभाजन कर दिया। आपके सामने जो ग्रीन बोर्ड है इस पे मैंने एक विभाजन का एक लेआउट बनाया है। जब आप एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो इसी प्रकार से एक लेआउट बना के प्रदर्शित करना ज्यादा अच्छा रहेगा अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। तो हमने रीतिकालीन साहित्य का विभाजन इस प्रकार से कर दिया। रीतिकालीन साहित्य को 3 मुख्य धाराओं में बांटा गया है: रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा। हमने इन 3 के अलावा एक चौथी श्रेणी और बना दी, रीतियेतर काव्य या अन्य श्रेणी। अधिकांशतः काव्य इन 3 धाराओं में सिमट गया है, लेकिन कुछ ऐसा काव्य भी सृजित हुआ जो मूलतः इन 3 में नहीं था, बल्कि फुटकर रूप से, छोटे रूप से, संक्षिप्त रूप से अन्य में समाहित किया जा सकता है। तो मेनली मुख्यतः हम इन तीनों का ही अध्ययन करेंगे। तो एक एक करके हम इनको पढ़ना और समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है रीतिबद्ध काव्य धारा। तो अब जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि भाई रीतिबद्ध काव्य धारा कौन सी है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो हम ये जानेंगे कि रीतिबद्ध अर्थात रीति से बंधी हुई काव्य धारा कौन सी रीति से, ये हमें पता है कि समस्त रीतिकालीन साहित्य हमारे संस्कृत साहित्य के काव्य शास्त्र की प्रेरणा पर ही लिखा गया है। तो वह काव्य धारा जो पूरी तरह निर्भर थी संस्कृत काव्य शास्त्र के नियमों पर, अर्थात उसी परंपरा में उन्हीं सिद्धांतों का, उन्हीं मानदंडों का पालन करके जिन कवियों ने हिंदी में अपनी रचनाएं प्रस्तुत की, उस धारा में बंधे हुए कवियों को रीतिबद्ध कवि कहा गया और उनकी रचनाओं को रीतिबद्ध काव्य धारा की रचनाएं कहा गया। स्पष्ट है? बहुत बार प्रश्न आता है कि भाई रीतिबद्ध काव्य धारा क्या है, तो हमारा सीधा उसका जवाब यही होगा कि संस्कृत काव्य शास्त्र के नियमों और उनके बंधनों के आधार पर, उनके लक्षणों के आधार पर जो काव्य हिंदी में रचा गया उसे रीतिबद्ध काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। और जो कवि या जो रचनाकार उस श्रेणी में आते हैं उन्हें
रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कहा जाता है। हमारे हिंदी साहित्य में अधिकांश कवि, रीतिकालीन अधिकांश कवि इस धारा के कवि हैं। उनमें आचार्य केशव, भिखारीदास, मतीराम, देव, भूषण, इस प्रकार के कवि जो रीतिकाल में एक बड़ा नाम है, इस धारा में समाहित किए जाते हैं। इन लोगों ने, इन कवियों ने संस्कृत की उस परंपरा को, अगाध परंपरा को, काव्य शास्त्रीय परंपरा को, जिसमें 6 जो मुख्य सिद्धांत दिए गए थे, रस सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, इनमें से रस, अलंकार और ध्वनि, 3 जो थे सिद्धांत प्रमुख थे, उन 3 को आधार मानकर अपने ग्रंथों का प्रणयन किया और लक्षण उदाहरण परंपरा से अपने साहित्य को हिंदी में रूपांतरित किया। तो यह धारा क्या कहलाती है? रीतिबद्ध काव्य धारा। इसको हम और अधिक गहराई से विचार करेंगे। रीतिबद्ध काव्य जो धारा थी वो पूरी तरह प्रोफेशनल काव्य धारा थी। ये लोग अपने समय के बड़े कवि थे, शास्त्रीय